हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर। आइए आज भी इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के अंतर्गत समुद्री अखरोटों के विषय में पढ़ेंगे। यस, आई एम राइट। मैं प्लांट किंगडम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम के अंतर्गत एक ऐसा फाइलम है जिसे सामान्य रूप से समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इनकी कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके विषय में आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं एनिमल किंगडम में, उन सबको आपको सीक्वेंस वाइज देखना जरूरी है, जिससे कि हर फाइलम के जो नए नए जो लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, वह जो वर्गीकरण के आधार हैं या इससे पहले जो अलग अलग संघों का जो एक चार्ट बना रखा है, उस चार्ट से संबंधित कई सारे ऐसे ऐसे टर्म्स आने वाले फाइलम में भी यूज होंगे, जिनको जानना आपको जरूरी है। इसीलिए जो प्रीवियस जो वीडियोस इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं चैप्टर नंबर 4 में, उन्हें आपको सीक्वेंस वाइज देखना है, जिससे कि सभी जो वीडियोस हैं उसके हर फाइलम के बारे में आपको आसानी से बातें समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फाइलम नंबर 3, टीनोफोरा। टीनोफोरा, जो टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म है, इससे पहले हमने पढ़ा था संघ सीलेंट्रेटा। लगभग सीलेंट्रेटा के समान ही इसकी शरीर की संरचना या जो मॉर्फोलॉजी होती है वैसी होती है। तो नंबर पहला जो कैरेक्टर है, इसकी शरीर योजना और रचना निडेरिया के समान ही होती है। इससे पहले हमने एक संघ पढ़ा पोविफेरा, उसके बाद दूसरा संघ पढ़ा संघ सीलेंट्रेटा या निडेरिया, या जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। तो पोरिफेरा में जो कोशिकाएं होती हैं वो समूहित नहीं हो पाती, कोशिकीय स्तर का उनका शरीर होता है। उससे थोड़ा एडवांस जो संघ था वह था निडेरिया। निडेरिया में कोशिकाएं अब ऊतक बना लेती हैं, लेकिन लगभग वैसी ही संरचना टीनोफोरा में भी मिलती है। तो टीनोफोरा का जो शरीर है किसके समान होता है? संघ निडेरिया के सदस्यों के समान ही होता है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो टीनोफोरा में दंश कोशिकाएं या जो निमेटोब्लास्ट हैं या जो नाइडोब्लास्ट हैं वह अनुपस्थित होती है, वो नहीं पाई जाती हैं। और जो दूसरा इसका प्रमुख लक्षण है, इन्हें सामान्य रूप से समुद्री अखरोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनकी जो बॉडी है अखरोट की तरह दिखाई देती है। जो इनकी ये बॉडी है यह कैसी दिखाई दे रही है? अखरोट की तरह दिखाई दे रही है। इसीलिए इन्हें सामान्य रूप से समुद्री अखरोट या सी वॉलनट कहा जाता है, या इन्हें कंकाल जेली भी कहा जाता है। अगर बात करें इनके हैबिटेट की, ये तो कहाँ पाए जाते हैं? ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट कैरेक्टर। अगर बात करें टीनोफोरा के सम्मिति के बारे में, तो जो अलग अलग संघों के मुख्य लक्षणों को लेकर मैंने एक चार्ट बना रखा है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, उसको आपको एक बार देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें जो 11 संघ हैं, संघ के प्रत्येक को जो मुख्य मुख्य लक्षण हैं उनको लेकर कंपैरिजन में किया गया है। तो एक नजर आप उस चार्ट में देख लेंगे, तो अगर हो सके तो मैं इसके आई बटन में या इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो उसको देखना आपको बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी हर टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। तो इन जंतुओं की जो सम्मिति की बात करें तो इनमें अरीय सम्मिति पाई जाती है या इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री है, अगर इसके केंद्रीय अक्ष से होते हुए कोई लाइन खींची जाए तो बॉडी एक से अधिक डायरेक्शन से या एक से अधिक प्लेन से दो बराबर भागों में बढ़ सकती है। जैसे एक अगर बात करें, ऐसे भी बॉडी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ऐसे भी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ऐसे भी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ऐसे भी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो बॉडी है वो अरीय सममिति को प्रदर्शित करती है। अगर अरीय सममिति की बात करें तो अरीय सममिति को प्रदर्शित करने वाले जितने भी संघ हैं, उनमें से नंबर पहला जो संघ है वह है संघ सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में अरीय सममिति देखने को मिलती है, जिस या नाइडेरिया में मिलती है। और दूसरा संघ टीनोफोरा के सदस्य भी अरीय सममिति को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा वयस्क इकाइनोडर्मेटा के सदस्य भी किसको प्रदर्शित करते हैं? अरीय सम्मिति को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ये चार्ट के माध्यम से आप कंपैरिजन करके इन संघों के मुख्य लक्षणों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके अगले कैरेक्टर के बारे में। ये द्विकोरिक जीव
होते हैं। इससे पहले हमने निडेरिया में भी पढ़ा था, निडेरिया में भी द्विकोरिक जीव होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, जर्मिनल लेयर इनकी बॉडी में दो ही पाए जाते हैं। जो बाहर की जो जर्मिनल लेयर होती है, जो भ्रूणीय स्तर होता है, वह एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है। और जो अंदर इसमें पाया जाता है वह पाया जाता है एंडोडर्म। और उनके बीच में मेसोडर्म के स्थान पर मेसोग्लिया नामक पदार्थ भरा रहता है। तो इसलिए देखा जाए तो इनकी जो बॉडी में जो भ्रूणीय स्तर होता है उसमें दो ही लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विकोरिक जीव कहते हैं या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो धीरे धीरे आप ट्रिप्लोब्लास्टिक भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी फिलहाल ये उतने परिपक्व, उतने विकसित जीव नहीं है। तो ये क्या है, द्विकोरिक जीव या डिप्लोप्लास्टिक जीव है। अगला इसका कैरेक्टर है, ये अगुहीय प्राणी है। इससे पहले हमने इससे पहले सिलेंट्रेट्स में पढ़ा था, अगुहीय या एसिलोमेट है। ये कैसे हैं, एसिलोमेट जीव हैं। इनकी बॉडी में सीलोम अनुपस्थित होता है, सीलोम नहीं पाया जाता है। अगला जो कैरेक्टर है उसकी बात करें, इनका शरीर संगठन ऊतक स्तर का होता है। क्योंकि पहला ही कैरेक्टर हमने पढ़ा कि जो ये जीव हैं, टीनोफोरा के जीव हैं, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी सिलेंट्रेटा के समान ही होती है। क्योंकि सिलेंट्रेटा में भी हमने पढ़ा था कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ऊतक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सेम यहाँ पर भी इनका जो शरीर संगठन होता है वह ऊतक स्तर का होता है। अगला यूनिक फीचर है, ये इंपोर्टेंट, इसको आप स्टार कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये जीव संदीप्त या स्फुरदीप्तशील या बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, अर्थात रात्रि में चमक उत्पन्न करते हैं। जैसे जुगनू है, जुगनू चमकता ना, इसी तरह से ये जीव समुद्र में पाए जाते हैं। जितने अंदर को समुद्र में हम जाते हैं, जितने अंदर जाते उतना ही वहां पर प्रकाश कम होता है। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा या अंधेरे के समय में या रात्रि के समय में इनकी बॉडी से कुछ लाइट उत्सर्जित होती है, चमक उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जीव जो कि चमक उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जीव संदीप्त या स्फुरदीप्तशीलता का वो गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये जीव रात्रि में चमक उत्पन्न करते हैं। ये बहुत बड़ा इनमें एक कैरेक्टर है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें, इनमें गमन 8 श्रृंखलाओं में व्यवस्थित सीलियाओं द्वारा होता है। इस संरचना को कॉम्ब जेली या टीनी कहते हैं, इसलिए इन जंतुओं को कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। अगर बात करें तो इनमें अगर आप ये संरचना देखेंगे, आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर 8 इनके शरीर में 8 जो श्रृंखलाएं होती हैं सीलियाओं के द्वारा व्यवस्थित होती है। इनमें सीलिया पाई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो ये 8 जो श्रृंखलाएं हैं इनमें सीलिया उपस्थित होती हैं। और इन संरचनाओं को कॉम्ब जेली या टीनी कहा जाता है। तो टीनी या कॉम्ब जेली की संख्या कितनी है, यहाँ पर 8 है। और यहाँ क्या पाई जाती है, इनमें सीलिया उपस्थित होते हैं, जिनकी वजह से इनमें गमन हो सकता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए इनमें जो कॉम्ब प्लेट या कॉम्ब जेली या टीनी की उपस्थिति के कारण इनका नाम कॉम्ब जेली पड़ गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसको भी अगर आप स्टार लगाना चाहें, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ये जो एक एग्जाम्पल है, यहाँ आप देखेंगे ये इसके टेंटिकल्स या स्पर्शक हैं, टेंटिकल्स या स्पर्शक हैं। और अगर ये बात करें, ये इनकी कॉम्ब जेली या कॉम्ब प्लेट या कॉम्ब जेली, ये कॉम्ब जेली इसकी संरचना है या इनको टीनी कहा जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका एक ऑर्गेनिज्म है प्लूरोब्रेकिया, तो ये इसकी संरचना है। अगला कैरेक्टर देखें, इनमें पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। अंतःकोशिक, इससे पहले भी हमने सेम चीजें पढ़ी हैं सिलेंट्रेटा में। इसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, सेल के अंदर और सेल के बाहर भी इनमें पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर बात करें सेक्स की, तो ये द्विलिंगी होते हैं तथा इनमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। तो द्विलिंगी होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट एक ही बॉडी में पाए जाते हैं तथा इनमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट पॉइंट। इनमें बाह्य निषेचन होता है, जैसे कि क्योंकि जो अधिकांश जो जल में पाए जाने वाले जीव थे, सभी नहीं लेकिन अधिकांश जल में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनमें बाह्य निषेचन देखने को मिलता है।
तो इसी तरह से इनमें भी बाह्य निषेचन होता है तथा प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, अर्थात इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। अगर लार्वा अवस्था पाई जाती है तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन उसको कहते हैं। इनमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित है, इसीलिए इसे हम प्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लुरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियोस हर टॉपिक पे इस चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।